नमस्कार दोस्तों, जीएस का एक और सेट आपकी तैयारी के लिए। आशा है वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें दोस्त। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें क्योंकि बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका नोटिफिकेशन ऑन नहीं है। वो कृपया नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी यहाँ पे वीडियो बने या जो भी आपके लिए कोई सूचना हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, भारत में मुसलमानों के द्वारा जो चलाया गया खिलाफत आंदोलन था किस वर्ष में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो 1919, 1913, 1921, 1927 के चार ऑप्शन से आपके, तो चार ऑप्शन में से आपका जो 1919 ईस्वी है ये आपका सही जवाब। ठीक है, भारत में मुसलमानों के द्वारा जो चलाया गया खिलाफत आंदोलन है ये 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। दो भाई था, एक मोहम्मद अली, ठीक है, और एक शौकत अली। कौन? एक शौकत अली। शौकत अली, ये दोनों के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। बाद में चल के धीरे धीरे ढेर सारे मुसलमान इसमें शामिल हुए। मुसलमानों का यह एक आंदोलन शुरू हो गया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। बाद में चलकर महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हुए। महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए नंबर दूसरा देखें। प्रसिद्ध फारसी कवि थे अमीर खुसरो, इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे ये बताना है। सबसे पहले कुछ जान लें अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म की अगर हम लोग बात कर लें तो यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। एटा एक जगह है, एटा एक जगह है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि थे, वादक थे, विद्वान थे। अमीर खुसरो को तूतिये हिंद भी कहा जाता है, तूतिये हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके कुछ आविष्कार हैं जैसे कि सितार का आविष्कार, ठीक है, तबला का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ये भी सारे कुछ चीजें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे और प्लस एक 1253 में इनका जन्म हुआ था, 1253 ईस्वी में। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था 1253 ईस्वी में एटा में, उत्तर प्रदेश में हुआ। और शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी कवि थे अमीर खुसरो। चलिए तीसरा नंबर सवाल कहता है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था? 1826 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1845 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। ये चारों में से कोई नहीं होगा, कोई अधिनियम इसमें उपयुक्त जवाब नहीं होगा। दास्ता को जो समाप्त किया गया था ये 1843 के अधिनियम से हुआ था, 1843 के अधिनियम। ठीक है, 1843 का जो अधिनियम हुआ था उसी के तहत भारत में दास्ता को समाप्त किया गया था। और उस समय आप ध्यान दिए होंगे, अगर पढ़े होंगे तो लॉर्ड एलन बरो उस समय गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर था। तो ये सारी चीजों को आपको नोट करते जाना है। तो ये चारों ऑप्शंस आपके गलत हैं। 1843 अगर आएगा तो वो सही जवाब हो जाएगा। 1843 का जो अधिनियम आया था, लॉर्ड एलन बरो उस समय गवर्नर था और उसी के द्वारा दास्ता को समाप्त किया गया था भारत में। चलिए चौथा नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल, ऑप्शन आप देख लें, गल्फ स्ट्रीम की धारा, हम्बोल्ट जलधारा, क्यूराइल जलधारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यूरोप का कंबल नाम से जाना जाता है, गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है ये अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल उपनाम है ये। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस देखें, 20%, 40%, 44%, 48%। ये है आपके ऑप्शंस।
चलिए, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है ये बताना है आपको। 20%, 40%, 44%। इसका सही जवाब हो जाएगा 44%। कहीं कहीं आपको 43% भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेनली रूप से आपका 44% ही सही है। बहुत सारी किताबों में देखने के बाद 44% कंफर्म है। ऊर्जा का अंतराल सबसे अधिक इनमें से कौन सा है? ऊर्जा का गैपिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, एनर्जी गैपिंग, धातु, अर्धचालक, विद्युत रोधी या फिर अतिचालक, तो ये अर्धचालक हो जाएगा, अर्धचालक इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर सवाल देखेंगे। 7वां क्या कहता है? न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन या फिर ग्वानिडीन। 4 ये ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वानिडीन। ग्वानिडीन जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड में नहीं पाया जाता है, बाकी थायमिन, एडेनिन या साइटोसिन ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर सवाल देखेंगे। गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो गुप्त शासक तो बहुत पुराना शासक था। कुतुब मीनार का तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तो सल्तनत काल की बात है, लाल किला मुगल काल की बात है, शाहजहां ने इसका स्थापना करवाया था। तो गुप्त शासकों के द्वारा जो बनाया गया था ये अजंता की गुफा को माना जाता है कि अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे देखेंगे। किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग से सम्मानित किया जाता है? कलिंग पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। खेल क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, सामाजिक सुधार क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आप कॉपी लेकर बैठे नोट करते जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे उसे नोट जरूर करें। बाकी जो पीडीएफ आपको दिया जाता है वो 50 प्रश्नों का पीडीएफ दिया जाता है ऑप्शंस के साथ, उसमें आंसर नहीं दिया जाता है, ताकि आप लोग उसका सही से इस्तेमाल कर सकें प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। वीडियो देखने के बाद तो ये कंफर्म हो जाता है, आप आंसर जान ही लेते हैं, उसके बाद आंसर देना मैं उपयुक्त तो नहीं समझता। इसलिए जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम पे, तो वहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस मिलेंगे, आंसर आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको वीडियो देखने होंगे, वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ही पीडीएफ का डिमांड करें और पीडीएफ को बनाने का प्रयास करें। पीडीएफ थोड़ा सा लेट इसलिए दिया जाता है ताकि आप कुछ धुंधला हो जाए। कहने का मतलब है कि कुछ दिन बीत जाने के बाद, वीडियो कुछ दिन बीत जाने के बाद वो हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं ताकि आप जब भी उसको देखें तो आपको ताजा तरीन नहीं दिखे, तब आपको पता चलेगा कि आपका याददाश्त कितना है, आप वीडियो देखेंगे तो क्या याद है अथवा नहीं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए थोड़ा सा लेट करके देखते हैं, लेकिन पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ज्यादा उत्तेजित ना हो, ज्यादा धैर्य न खोएं। कहने का मतलब है कि पीडीएफ को अगर लेना है तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए, किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 1952 ईस्वी से यह पुरस्कार की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये उड़ीसा सरकार में कलिंगा फाउंडेशन है। कलिंगा फाउंडेशन जो कि बीजू पटनायक के द्वारा स्थापित किया गया है। तो यूनेस्को इसमें 1952 ईस्वी से यह शुरुआत किया है कलिंग पुरस्कार देने का, जो विज्ञान क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए 10वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 10वां क्या कहता है? 10वां नंबर सवाल कहता है, प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, आर्यभट्ट या फिर गैलीलियो। तो प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था? तो ये आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसी के दरबार में ये थे आर्यभट्ट, जो कि ज्योतिषविद थे, गणितज्ञ थे। सूर्य सिद्धांतम नामक एक ग्रंथ की रचना भी किए थे ये। 11 कहता है, प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है ये बताना है। हाथी है, शेर है, बाघ है या फिर चमगादड़। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो होता है वह प्राश्रव्य तरंग की सहायता से यह उड़ान भरता है या फिर उड़ता है। किसी भी चीज़ को देख नहीं पाता है रात में, लेकिन फिर भी यह प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से सारी चीज़ें ये कर सकता है, क्रिया कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। तो ये चमगादड़ हो जाएगा। प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य को सुनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो श्रव्य है, मनुष्य
सुन सकता है, श्रव्य क्षमता कह सकते हैं। श्रव्य क्षमता कितना है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज, ठीक है, से लेके कितना 20,000 हर्ट्ज तक की ही ध्वनि सुन सकता है। तो इसे आप जरूर याद रखें, ये मनुष्य के कानों की सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और 20 हर्ट्ज से अगर की जो ध्वनि होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है, और इसे श्रव्य ध्वनि की श्रेणी में रखा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो होती है उसे प्राश्रव्य तरंगों की ध्वनि कहा जाता है, उसकी श्रेणी में इसे रखा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? ध्यान से देखना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? संप्रीति है, खंजर है, खंजर होगा यहाँ पे, गरुड़ शक्ति है या फिर शक्ति है। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो सही जवाब इसका हो जाएगा गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ शक्ति। ये फ्रांस और भारत के मध्य होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास है। एक बरून भी है, इसे भी आपको याद रखने हैं, बरून भी फ्रांस और भारत के बीच ही ये होने वाली संयुक्त सेना अभ्यास है। संप्रति की यहाँ पे चर्चा कर ले तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसे संप्रति के नाम से जानते हैं। जबकि खंजर की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है खंजर, संप्रति, खंजर और गरुड़ शक्ति। एक बरून है जो कि फ्रांस के साथ है। आगे देखेंगे, 13 निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? अब यहाँ पे हाल नहीं लिख सकते हैं, यह 2019 की बात है, 2019 की बात है। 2019 ईस्वी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो अजमान, शारजा, दुबई और अबू धाबी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हम लोग देखें तो अबू धाबी हो जाएगा, जो कि हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है 2019 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? चित्रकार थे, संगीतकार थे, गायक थे, चिकित्सक थे? तो चित्रकार कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा को जाना जाता है। ये केरल के एक क्षेत्र है, केरल के त्रावणकोर नाम सुने होंगे, त्रावणकोर, ठीक है, वहां के ये वासी थे राजा रवि वर्मा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? 4 ऑप्शन हैं आपके, बहुत आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। मधुबनी लोक चित्र जैसे ही बात आता है तो ये बिहार की छवि बताता है, ठीक है। मधुबनी बिहार का एक जिला भी है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था ये बताना है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1652, 58, 1773 या फिर 1841। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ये 1773 ईस्वी में आया था, ठीक है, 1773 ईस्वी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना था, प्रथम गवर्नर की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, प्रथम गवर्नर बना था 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत। उसके बाद इसमें एक और चीज़ें आपको जानने की चीज़ें हैं जो 1773 ईस्वी में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? ये 17 नंबर सवाल है। कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट जज या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, ठीक है, न्यायाधीश भी जज को बोला जाता है। तो कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है ये बताना है। तो महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, कहीं कहीं महान्यायवादी नहीं देकर अटॉर्नी जनरल भी दिया जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन होने वाली बातें नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको पता रखना होगा। अटॉर्नी जनरल इसे कहा जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, नियुक्ति भी पूछा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। यह वर्णित कहाँ है? तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है। महान्यायवादी जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ये केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी के रूप में माना जाता है। चलिए
18 देखते हैं किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। दूसरी है, 5वीं है, 7वीं और 10वीं अनुसूची है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? वह संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वां अनुसूची जोड़ा गया था, जो दल बदल से संबंधित कानून था, ठीक है। तो 18 का सही जवाब डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ये बताना है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 242, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो 4 ऑप्शंस में आप यहाँ पे देख लें किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 148 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कहीं कहीं आपको CAG भी दिया रहेगा, ठीक है, CAG भी दिया रहेगा। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, 20वां नंबर सवाल। 20वां नंबर सवाल क्या कहता है? 1984 में, ध्यान से देखें, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थे? मधुबनी कलाकार जो कि भारत रत्न, बिहार रत्न जीते थे 1984 ईस्वी में। बिहार का ये सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। सीता देवी, शशिकला देवी, महासुंदरी देवी या फिर गंगा देवी, 4 ऑप्शन है। तो ये सीता देवी हैं। सीता देवी को बिहार रत्न दिया गया था 1984 ईस्वी में। मधुबनी कलाकार हैं ये, मधुबनी पेंटिंग कह सकते हैं। 21 देखें, नुआखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार है एक तरह का, ओडिशा, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 22, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जो सुमेलित है वो तो सही है, जो नहीं है वो आंसर होगा आपका। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जिसे कहा जाता है, ये कर्नाटक में है, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। उसके बाद कहता है पापनाशनम हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। पापनाशनम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह तमिलनाडु में है, तो इसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तमिलनाडु में है पापनाशनम। धुआंधार जो मध्य प्रदेश में है, ये सही है, ठीक है। ये धुआंधार मध्य प्रदेश में है। हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये पापनाशनम हिमाचल प्रदेश नहीं होके तमिलनाडु होगा, तो ये आपका सही जवाब है। चलिए 23 देखिए, उस समुद्र का नाम बताना है जो एशिया और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता है, यानी कि बीचों बीच में वह समुद्र है, वह सागर है। ध्यान से देखें, अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया और अफ्रीका को जो अलग करता है ये लाल सागर है, जो कि बीचों बीच यानी कि मध्य में स्थित है लाल सागर। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित कौन सी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, ये बताना है। स्लेट है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है या फिर चूना पत्थर है। तो एक एक करके देखेंगे। स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर भी रूपांतरित चट्टान है, चूना पत्थर भी रूपांतरित चट्टान है, लेकिन ग्रेनाइट जो होता है ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। ध्यान देना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। 25 देख लेंगे, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? 4 आयोग यहाँ पे दिया हुआ है, एक नानावती आयोग है, एक मंडल आयोग है, सरकारी आयोग है और कोठारी आयोग है। तो सबसे पहले नानावती आयोग को अगर हम लोग देखेंगे तो नानावती आयोग 2 बार गठित किया गया था। एक 1984 ईस्वी में सिख दंगे के समय, ठीक है, सिख दंगे के समय लिख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा हुआ था 2002 में, जो कि गुजरात दंगा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों में ये नानावती आयोग का गठन किया गया था। नानावती आयोग का गठन किया गया था 1984 2002। मंडल आयोग की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये 1976-77 की अगर हम लोग बात करें तो उस समय जो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, तो मंडल आयोग ये पिछड़ा वर्ग आयोग भी कह सकते हैं इसे, पिछड़ा वर्ग के लिए ये आरक्षण मुद्दों को उठाने के लिए या आरक्षण के लिए मंडल आयोग का निर्माण किया गया था, आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार संबंधों से राज्य संबंधित मुद्दों की जांच के लिए जो केंद्र सरकार ने आयोग का गठन किया था, ये सरकारिया आयोग है, ठीक है, सरकारिया आयोग है। अब कोठारी आयोग की चर्चा हम थोड़ा सा कर लें तो कोठारी आयोग जो है
1964 ईस्वी में ये गठन किया गया था। ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित ये आयोग है, शिक्षा से संबंधित कह सकते हैं इसे, संबंधित। तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, शिक्षा से संबंधित 1964 में जो आयोग गठन किया गया था ये कोठारी आयोग था। 26 नंबर सवाल देखेंगे, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये हम बताए हैं कहाँ स्थित है, ये बताना है। तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के कलपक्कम में यह स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला है 27 इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? बहुत आसान है, गंगा, यमुना, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदियों का नाम है। तो नर्मदा इसका सही जवाब हो जाएगा और ये गुजरात से संबंधित है, गुजरात। ठीक है, नर्मदा सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में, नर्मदा नदी पर। आगे देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आप पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर पढ़े होते हैं, रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चंस रहता है तो वो आसान ही लगते हैं। ठीक है, तो लंदन, चीन, मुंबई, पेरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना की अगर बात कर ले तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? ये पेरिस में है। तो इसे आपको याद रखने हैं। आगे 29 देखेंगे, भारत में कृषि में बेरोजगारी की जो प्रकृति है वो पूछा जा रहा है, किस तरह की है? केवल मौसमी, केवल प्रचंड, मौसमी और प्रचंड दोनों। मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, केवल प्रचंड यहाँ पे सही जवाब होगा किताब के अनुसार। ठीक है, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति निम्नलिखित में से किस तरह की है? तो ये केवल प्रचंड हो जाएगा किताब के अनुसार। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? ध्यान से देखें, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, वी.के. आर.वी. राव, सरदार पटेल। तो 4 ऑप्शंस में से तो आप ऑप्शन जैसे ही देखेंगे आप बता सकते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। चलिए 31, द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के अभी राष्ट्रपति हैं, वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, कौन से हैं? नंबर बताना है, 15वां है, 13वां है, 14वां है या 16वां है? तो ध्यान से देखें तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की जो राष्ट्रपति हैं, ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। इनसे पहले जो थे वो रामनाथ कोविंद थे जो कि 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 32 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? भोपाल शहर की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। विजय सेन, महेंद्र भोज, राज्यपाल या फिर मिहिर भोज, किसने स्थापना किया था? ये भोपाल शहर की स्थापना किसने किया था, किसने बसाया था इस शहर को? तो मिहिर भोज इसका सही जवाब हो जाएगा। मिहिर भोज भोपाल शहर को बसाया था, शहर को बनाया था। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल देखेंगे। यह पिरामिड हमेशा सीधा ऊपर की ओर दिशा में होता है। संख्या, ऊर्जा, जैव मात्रा, संख्या और जैव मात्रा। तो आसान है, ये ऊर्जा हो जाएगा इसका सही जवाब। ये हमेशा इसका पिरामिड ऊपर होता है और सीधा होता है। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं? ये बताना है। क्वेश्चन ध्यान से अगर समझ जाएंगे तो आपका बन जाएगा। विक्रम साराभाई को नोबेल नहीं दिया गया है। विक्रम साराभाई भारतीय वैज्ञानिक थे। सीवी रमन को दिया गया है। सीवी रमन को दिया गया है 1930 ईस्वी में भौतिकी में। कौन चीज में दिया गया है? भौतिकी में दिया गया है 1930 ईस्वी में, सीवी इफेक्ट के लिए। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए ये खोज किए थे। रमन इफेक्ट के लिए इन्हें दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए। हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। और ये प्रोटीन के संश्लेषण में जो न्यूक्लियोटाइड्स साथ देते हैं उसका खोज करने के लिए हरगोविंद खुराना को दिया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे लिखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया था। तो हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल मिला है, ये 1913 ईस्वी में मिला है। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला है, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि जो कि साहित्य से इन्हें मिला है 1913 ईस्वी में, गीतांजलि के लिए। तो सबसे पहले भारतीय की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ही होंगे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1913 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे। 35 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के
पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 67 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं, उसके बाद ही अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई पूछा जा रहा है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। 8848 मीटर, 8088 मीटर, 9828 मीटर, 8642 मीटर। 8848 मीटर एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है, ठीक है। एवरेस्ट शिखर भारत की नहीं है, यह नेपाल की सर्वोच्च शिखर है और हिमालय की है। निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या फिर आयकर, इनमें से कोई नहीं। बाकी सब में तो बंटवारा करना पड़ता है, लेकिन सीमा शुल्क जो होता है, बॉर्डर टैक्स, ये इसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकार के बीच बंटवारा नहीं करना पड़ता है। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ध्यान से देखें, पंजाब में हुआ था एक आंदोलन जिसका नाम था अहमदिया। किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान, एस खुदा बख्श, बदरुद्दीन तैयबजी, मिर्जा गुलाम अहमद। तो यह हुआ कब था? तो 1889 ईस्वी में हुआ। कब था? 1889 ईस्वी में यह अहमदिया आंदोलन पंजाब में हुआ था और यह मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। चलिए 39 नंबर देखेंगे, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था ये बताना है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये बताना है। गांधी मैकडोनाल्ड के बीच में ये नहीं होगा, गांधी क्रिप्स के बीच में ये भी नहीं होगा, अंबेडकर मैकडोनाल्ड ये भी नहीं होगा। तो पूना पैक्ट जो होगा वो अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था पूना पैक्ट, 1932 ईस्वी में अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। और यह पैक्ट जो हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग पढ़े होंगे तो इसे विस्तार से जरूर पढ़ें, पूना पैक्ट को विस्तार से जरूर पढ़ें, इसमें आखिर है था क्या। उसके बाद देखेंगे 40, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? विधानसभा के अनुमोदन द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, ये सही है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और यह लोकसभा में 2/3 बहुमत के द्वारा इसे किया जा सकता है। 41 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है ये बताना। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें, नहीं करता है तो बैंक दर को तो करता है, रिवर्स रेपो दर को भी करता है, आयकर को नहीं करता है। आय जो होता है, आयकर जो टैक्स होता है, इसमें रिजर्व बैंक का कोई हाथ नहीं होता है, रेपो दर को फिर वो कंट्रोल करता है। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। 42 देखेंगे, 42 नंबर सवाल, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? एक ओपेक है, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई है। ये पेट्रोलियम तेल कह सकते हैं, खनिज तेल कह सकते हैं, तेल के निर्यातक देश हैं, तेल के निर्यातक देशों का समूह, देशों का समूह इसे कह सकते हैं। तो ये भारत इसका सदस्य नहीं है। नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई है और नाटो जो है ये यूरोपीय देशों का समूह है, यूरोपीय देशों का समूह है, ठीक है, यूरोपीय देशों का समूह है नाटो। 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है और यूरोपीय देशों का यह समूह है नाटो। ब्रिक्स इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत जो है ब्रिक्स का सदस्य देश है। ब्रिक्स की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो ये 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है ब्रिक्स की, ठीक है। भारत भी इसमें शामिल है, इंडिया आई देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे। रसिया है, ब्रिक्स है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं ये बताना है। बैंक की नई शाखा खोलना है तो लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण या फिर प्रकीर्णन। 4 ऑप्शंस में से आप देखें प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले सवाल पे चलेंगे 45, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 अगस्त। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो ये भी चीज जानने योग्य चीजें हैं। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत की जाती है, वित्तीय वर्ष की
वित्तीय वर्ष की शुरुआत की जाती है, ठीक है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाती है, तो इसे आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर स्थापना की बात कर लें तो स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना बहुत पहले की गई थी, लेकिन पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक, इसे पहले क्या बोला जाता था? इंपीरियल बैंक बोला जाता था, ठीक है। इंपीरियल बैंक बोला जाता था पहले, लेकिन 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ और तब से इसकी स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना है इस चीज को, भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस। अब आगे देखेंगे फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया का संक्रमण पूछ रहा है तो एडिस, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स मच्छर, स्वाम्प मच्छर। तो ये क्यूलेक्स इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया का संक्रमण होता है। चलिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस की श्रेणी में ये है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त II या फिर समुद्रगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त था, जो कि अपने आप को विक्रमादित्य भी घोषित किया था। स्कंदगुप्त ने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था और सर्वाधिक हूनों का आक्रमण भी इसके शासन में हुआ था। आगे देखेंगे कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तत्व यहाँ पूछा जा रहा है। सल्फर है, बेरिलियम है, हीलियम है, सोडियम है। 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब होगा ये सल्फर हो जाएगा। ये सल्फर तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 49 देखेंगे कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं के समानांतर पूछा जा रहा है। तो अंशांश बाह्य रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं इस तरह से होती है, ठीक है, और अंशांश रेखा जो होगी ये इस तरह से अंशांशीय रेखा होती है और विषुवत रेखा इस तरह से होती है। तो ये समानांतर रेखाएं अंशांश रेखा ही कहलाएगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब अंशांश हो जाएगा। विषुवत रेखा के समानांतर अंशांश रेखा होती है। आज का अंतिम सवाल है, वायु का दाब किसके कारण होता है? वायु का दाब किसके कारण होता है? दाब, घनत्व, गति या फिर वजन के कारण। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब घनत्व हो जाएगा। दाब का, वायु का जो दबाव होता है ये घनत्व के कारण होता है। तो ये थे 50 प्रश्न आपके लिए। 50 प्रश्न कैसे लगे लाइक और कमेंट करके जरूर हमें बताएं। धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।